को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन ऑपरेशन बुनियान मरसूस, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की कौम फतह याब हुई है इस एक इम्तिहान में, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान का दिफा अब हमें हर चीज़ से ज़्यादा मुक़द्दम है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। DGI-SPR ने गुज़िश्ता सब न्यूज़ ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने तफसील से इस तमाम तर एपिसोड के हवाले से हक़ाइक़ मीडिया के सामने रखे। उसमें उन्होंने क्रेडिट दिया मौजूदा हुकूमत को, जिसकी दिलेराना फ़ैसलों की वजह से, काबीना के मुश्किल फ़ैसलों की वजह से मुसल्लह अफवाज ने एक कार्रवाई की और पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया मीडिया का, इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ न सिर्फ तमाम तर हक़ाइक़ के हवाले से गुफ्तगू होती रही, बल्कि जानदार तज्ज़िये, तबसरे और पाकिस्तान के बयानिए के हवाले से बात होती रही। पाकिस्तान के नौजवानों को उन्होंने क्रेडिट दिया, जिन्होंने मुख्तलिफ महाज़ों पर वतन अज़ीज़ के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए, वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया की बात की जाए, या फिर भारत के मीडिया वॉर के अगेंस्ट हमारे नौजवानों का खड़े रहना और उसका मुकाबला करना, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ इसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम डिटेल्स के साथ साथ अब चूँकि सीज़ फायर हुआ, जिसकी कैटेगरी के लिए उन्होंने कहा कि दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं दी, भारत ने इसकी इल्तिजा की थी कि सीज़ फायर हो जाए। पाकिस्तान ने इस पर रजामंदी जाहिर की और ये सीज़ फायर मुमकिन हुआ 10 मई को, जिसके बाद से अब अगली मुलाकात और उसके बाद मामलात गुफ्त शुनीद की जाने बढ़ेंगे। उस गुफ्तगू में DGI-SPR ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सिंतास मुआहदे के हवाले से बात होगी, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से जब बात की जाएगी तो कश्मीर, जिसको भारत अपना अंदरूनी मसला कहता है, ये हरगिज़ अंदरूनी मसला नहीं, ये एक बैरूनी मसला है, ये एक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तस्फिया है, जिसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है। ये वही करारदादें हैं जिनको जब ये मसला भारत लेकर गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, तो अब उस मसले पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा बातचीत होगी टेररिज्म के हवाले से। पाकिस्तान ने 12 सबूत पेश किए हैं भारत को, पाकिस्तान में किस तरह से भारत मुलव्विस रहा है दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में। स्टूडियोज़ में हमारे साथ बाबर गौरसी मौजूद हैं, अकमल शहजाद घुमन साहब मौजूद के वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बाबर गौरसी, कश्मीर का मुकदमा इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह आलमी जराइद के मुताबिक जो गैर जानिबदार तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से भी यही कहा जाता है कि फ्लैश पॉइंट कश्मीर है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम करना, उसको तस्लीम करना और उनको वो हक़ देना, ये जिम्मेदारी है। भारत की अक़वाम मुत्तहिदा ने इस करारदाद को मंजूर किया था और तस्लीम किया था, लेकिन 7 दिहाइयाँ गुजरने के बाद भी भारत की हरदर्मी की वजह से इस पर ना तो बात हो रही है, ना ही इस पर अमल दरामद हो सका है। अब भारत इसकी डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। DGI-SPR ने कहा बातचीत होगी, ये मौजू आएगा ज़ेर बहस, और भारत अब इस शिकस्त के बाद मेज़ पर आ रहा है बात करने के लिए, तो बात तो करनी पड़ेगी अब। जी बिल्कुल बात करनी पड़ेगी, और आपने ठीक बात की है कि आज जो कि मंडे है, मंडे को ही बात कर रहे थे कि जी आज हमारे जो DGMOs हैं और हमारी जो पूरी टीम होगी निगोशिएशंस की, और उनकी जो टीम होगी वो आपस में बैठेगी और मुख्तलिफ, जिस तरह आपने 3-4 जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की है। तो लेकिन आपने कश्मीर की बात की है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो असल वजह है, मेन तनाज़ा जो है, वो मसले कश्मीर है। अगर मसले कश्मीर हल हो जाता है और मसले कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होता है, तो आप देखिएगा कि इस खिते में जंग नहीं रहेगी। लेकिन आप देखें कि भारत की हरदर्मी है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन होने के बावजूद जो है वो उसके ऊपर प्लेबिसाइट के कराने पर अमल नहीं करवा रहा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर प्लेबिसाइट होता है, इस्तिस्वाब राय जिसे हम कहते हैं, हो जाती है, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे जो जितने भी कश्मीरी हैं उनको ये हक दिया जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ, तो वो 99.9% जो है वो ये चाहेंगे कि वो जो है पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। 0.1% की 1947 से हम देखते रहे बाबर के किस तरह से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कश्मीरी हैं, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान से हैं, ये नारे हम सुनते आ रहे हैं, और कश्मीरियों ने अपना फैसला तो तब से दिया हुआ है। हरदर्मी तो भारत की है, बिल्कुल हरदर्मी है। और आपने देखा है कि इस जंग की वजह से सबसे जो इस वक्त दुनिया में पावरफुल शख्स समझा जाता है उसको प्रेसिडेंट
ऑफ यूएसए समझा जाता है। तो इस वक्त आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट की है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो मसला कश्मीर है उसको भी हल होना चाहिए और दोनों नेशंस को बैठना चाहिए। तो अभी आप देखें कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के ऊपर जो दुनिया जो है उसके सामने जो है मसला कश्मीर आ गया है और जंग की वजह से आपने देखा है कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं, मतलब खिते के 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, लोगों की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, मज़हब हैं और इसी तरह उनका अपना रहन सहन है। उन तमाम लोगों को इस सोशल मीडिया को आप क्रेडिट दें कि इसमें मसला कश्मीर को उजागर कर दिया है। अब जो मसला कश्मीर है वो थोड़ा सा क्रेडिट भारत को भी दे दें जी, कि भारत को तो उन्होंने जो फॉल्स फ्लैग किए हैं उसकी वजह से ये मसला जो है वो ज्यादा उभर कर पूरी दुनिया के सामने तवज्जो हासिल कर सका है। जी हाँ, और दूसरी बात यह कि इसमें बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम में किया, अब जो कि पहलगाम जो है पार्ट है मकबूजा कश्मीर का, जो कि इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसकी वजह से आपने देखा है कि अब लोगों को उसकी टेरिटरी का भी पता चलना शुरू हो गया, मसला कश्मीर का पता चलना शुरू हो गया कि असल मसला क्या है। लोगों ने सोशल मीडिया पे आपने देखा गूगल करके सब चेक कर रहे हैं। इस वक्त टॉप ट्रेंड जो है वो मसला कश्मीर और भारत की जंग थी और उसकी वजह से तमाम लोगों को जो है इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होगी। यानी कि पाकिस्तान जो चाह रहा था दुनिया इंटरनेशनल दुनिया को दिखाने के लिए करने के लिए कि ये जो मसला कश्मीर है ये इसको हल होना चाहिए, अगर ये हल नहीं होगा तो खिते में और पूरी दुनिया में अमन नहीं होगा। अब पाकिस्तान की बात को सराहा जा रहा है, उसकी बात को माना जा रहा है। तो अभी आप देखें कि सफारती महाज पर पाकिस्तान की अगर आप जंग में तो फतह हुई है, लेकिन सफारती तौर पर भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है कि दुनिया ने और ख़ासकर जो अमेरिकन है उन्होंने इसको मान लिया है। अब आप देखिएगा जब ये निगोसिएशंस होंगी तो यकीनन मसला कश्मीर जो है उसको हल की जानिब आता नज़र इसलिए भी आ रहा है कि हमारा मज़हब भी यही कहता है और आपने देखा भी है कि जब हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं इस मसला कश्मीर को हल करने के लिए, तो हमारे वहाँ पे कितने मुसलमानों ने अपनी जानें दी हैं, कितनी वहाँ की जो भारतीय अफवाज हैं उन्होंने इसमत दरी की है, ख़वातीन की बच्चों को जो है वो पैलेट गन से जो है उनको ज़ख्मी किया गया, आंखें नहीं। आप देखें कि अगर इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई जुल्म हुआ है तो वो फ़लस्तीन और कश्मीर पर हुआ है। तो अब जो मसला कश्मीर है ये हल की जानिब नज़र आता है और जब निगोसिएशंस होंगी तो यकीनन आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वैलिड पॉइंट्स के साथ जाएगा और दुनिया उसको सराहेगी। और ये एक अच्छी बात है कि अब ये मसला हल होना चाहिए और इसके हल होने के आसार नज़र आ रहे हैं। घुम्मद साहब, इसी पॉइंट पर आपकी टेक इसके साथ साथ हम ऐड कर लेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी DGISPR ने बात की थी। देखें ये बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि ये एक ऐसी ट्रीटी है कि जिस पे 10 साल नेगोशिएशन में लगे दोनों मुल्कों की तरफ से और इसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसने अपना रोल प्ले किया और ये जो पाकिस्तान में दरिया आते हैं उनमें कुछ भारत ने उनका पानी इस्तेमाल करने का मुआहदा हुआ और कुछ का पाकिस्तान ने जो पानी था वो इस्तेमाल करना था और ये बिल्कुल जो आलमी कवानीन है उनके मुताबिक था। तो इंडिया ने अपनी तरफ से ये बड़ा बढ़ चढ़ कर ऐलान किया और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको मनसूख कर दिया। हालांकि ये इस तरह मनसूख हो नहीं सकता कि बायलैटरल चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों मुल्क अगर इसको करें तो फिर ये हो सकता है। तो अब ये आप ये देखें कि एक तो कश्मीर जो है वो फ्लैश पॉइंट दोबारा बन गया, दुनिया को अदराक हो गया कि ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है और इसको हल किए बगैर या इस पर बातचीत किए बगैर और हल की तरफ जाने के बगैर इन दोनों ममालिक के जो कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं इनके दरमियान जो मामलात हैं वो तय नहीं पा सकते। और दूसरी बात जो है कि जो पानी है ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का दूसरा नाम है और इसमें जो आपको पता है कि जो दरियाए ब्रह्मपुत्र है वो और कई और दरिया जो हैं वो चाइना की तरफ से भारत में दाखिल होते हैं। तो ये जो हमें चाइना की तरफ से एक जो हमारी जो आपस की कई दहाइयों पे मुश्तमिल गहरी दोस्ती है और इसमें उसके कभी इसमें पाए लफ्ज़श में कोई वो नहीं लफ्ज़श नहीं आई। तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो भारत है उसका रवैया इसी तरह जारहाना रहता है तो हमारे जो वज़ीर दिफा हैं, जो हमारी रियासत है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि ये एक एक्ट ऑफ वार है। और वो जो इंडियन मीडिया पे हमारे बड़ा ललकारा जा रहा था कि जी हमने किया, आपने जो करना है कर लें। तो अब ये कि जिस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
ये कहा है कि कश्मीर के मौजू पे भी हम जो है वो मीडिएट करवाने के लिए तैयार हैं। और ये हो ही नहीं सकता कि जब दोनों ममालिक किसी थर्ड कंट्री में या किसी थर्ड फोरम पे जाके मुज़ाकरात करें तो उसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो ज़ेर बहस ना आए, क्योंकि पानी वो आप जो आलमी कवानीन है उनके मुताबिक रोक नहीं सकते ख़ास हद से ज़्यादा। तो आप ये है कि आप पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। और जो दुनिया में जिस तरह जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बना, तो वो ये जो आलमी मामलात हैं इनको तय करने के लिए ही बना है। तो यकीनी तौर पे ये जो अभी रिसेंट देखें पाकिस्तान को तो दबाने के लिए और ये बढ़के लगाते हुए वो इंडस वाटर ट्रीटी जी हम मनसूख कर रहे हैं। सिर्फ बढ़के लगाने से तो मामला हल नहीं होते बल्कि मसाइल बढ़ते हैं। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर है, बैनुल-अक़वामी उमूर के तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग और उसमें जो अहम निकात उन्होंने सामने रखे पाकिस्तान की कामयाबियों के और अब सीज़ फायर के बाद का जो सूरत हाल डेवलप होने जा रही है उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। DGISPR के मुताबिक अब कश्मीर पर भी बात होगी, भारत के साथ सिंतास पर भी बात होगी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भारत पाकिस्तान में कर रहा है उस पर भी बात होगी। ये वही भारत है जो आज से पहले पाकिस्तान के साथ किसी भी मामले पर, किसी भी मसले पर बैठकर बात करने को, डायलॉग करने को तैयार नहीं था। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर मैदान के अंदर पाकिस्तान को फतह दी है, चाहे वो सफारतकारी है या बयानिया है, चाहे एयर बैटल है, पानियों की लड़ाई है या लैंड बैटल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह नसीब फरमाई। और आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान ने हर फ्रंट के ऊपर जिस तरह से मुकाबला किया, और उस कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी तस्लीम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की जो ट्वीट आई है जिसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बयान फरमाया है कि कश्मीर का मसला जो कि देरीना मसला है इस पर बैठ के बातचीत होगी और बाकी इशूज के ऊपर भी बात होगी, जिस तरह आपने फरमाया सिंतास मुआहदा, और उसके साथ साथ जो टेररिज्म है, और टेररिज्म का तो सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान रहा है जी। और इस पे तो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि टेरर फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है और ये BLA और TTP को फंडिंग और ट्रेनिंग और फैसिलिटीज कहाँ से आ रही हैं। तो ये सारे इशूज पे बात होगी। और जो सबसे बड़ी नाकामी मुझे नजर आती है भारत की, जिस तरह आपने खुद भी फरमाया, ये भारत का ये हमेशा से बयानिया रहा है कि वो तीसरे फरीक को तस्लीम नहीं करेगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद फरमाया कि किसी न्यूट्रल जगह के ऊपर होगा। अब जब किसी न्यूट्रल जगह के ऊपर होगा तो तीसरा फरीक तो उसमें शामिल होगा, और तीसरे फरीक के पास ही आप चल के गए थे और आपने तीसरे फरीक से जाके मिन्नतें और तरले किए कि ये जंग बंदी करवा दें, सीज फायर करवा दें। तो हर तरीके से अगर आप देखें तो भारत को इसमें शिकस्त हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बहुत बड़े दो फवायद हुए। एक बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक में लिखा जाता था कि आपको एक मक्कार दुश्मन का सामना है, और हमारी आज की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो इस पर यकीन नहीं रखती थी बिकॉज ऑफ द 5th जनरेशन वॉरफेयर। उनके अजहान को परांगदा किया गया था। लेकिन अब इस एपिसोड के बाद उन्हें नजर आया कि किस तरह से भारतीय लीडरशिप, भारत की ब्यूरोक्रेसी, भारत का मीडिया किस मक्कारी के साथ झूठ फ्रेब किस तरह से दुनिया के अंदर फैलाते हैं, और रात के अंधेरे में किस तरह से उन्होंने सिविलियंस के ऊपर हमला किया। दूसरा बड़ा फायदा ये हुआ कि दो कौमी नजरिया वो दोबारा साबित हो गया कि पाकिस्तान से फकत दुश्मनी क्यों है। पाकिस्तान से फकत दुश्मनी इसीलिए है कि पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, एक मुसलमान मुल्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें माइनॉरिटीज की भी उतनी इज्जत है, उतनी अजमत है, और उनके लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं जिस तरह से एक आम मुसलमान के लिए है। और आपने देखा जिस तरह से हमारे जो जेट फाइटर के पायलट हैं किस तरह से वो भी गए और मुल्क के दिफा के लिए उन्होंने भी अपनी खिदमत अंजाम दी। तो मेरा ख्याल है चारों शाने भारत इसमें चित हुआ है जी। बिल्कुल, और भारत को हर महाज पर नाकामी के बाद उन्होंने कैटेगोरिकली DGISPR ने बताया कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त नहीं दी थी, ये दरख्वास्त भारत की तरफ से थी सीज फायर की। और सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं, अब भी पाकिस्तान अमन ही चाहता है। DGISPR ने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान
ये यकीन दिलाता है कि पाकिस्तान सीज फायर पर और जंगबंदी के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करेगा और पाकिस्तान इसका पाबंद है, पाकिस्तान करता रहेगा। पाकिस्तान प्रोफेशनल आर्मी है पाकिस्तान की। जी इसी तरह है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हमने जंग में पहल भी नहीं की और हम जितना सब्र से हमने काम लिया है वो भी दुनिया के सामने है। हमने दुनिया को पहले बताया कि ये भारत को आप रोकें, और जिस तरह से पहले आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बता दिया गया था कि जब हम रिटेलिएट करेंगे, जब हम जवाब देंगे, तो हमें आपसे जानने की जरूरत नहीं है, दुनिया खुद बताएगी कि हमने क्या किया है। और फिर बड़ी बात यह है कि हमने सिविलियन, जिस तरह से आईएसपीआर ने यह भी कहा, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, कि हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने पिन पॉइंट किया सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, जहां से पाकिस्तान के सिविलियंस पे हमले हुए, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ जो है दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी की जाती है, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन हमले हुए, जहां से ब्राह्मोस मारे गए, तो उन जगहों को की निशानदेही की गई और उन्हीं को टारगेट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट अचीव हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। बाबर गौरसी, कल फिर अपनी न्यूज़ ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक दफ़ा फिर जारियत की गई तो जवाब इससे ज़्यादा मुहलक होगा। पाकिस्तान का जो स्टांस है और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से जो मुसल्लह अफवाज का एक यकीन है वो वही है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। जी बिल्कुल सही बात की है कि जब हम पहले आपने ये चीज़ की थी तो हमने उसका जवाब इस तरह दिया था कि आपको समझ आ गई, लेकिन अगर दोबारा हुई सीज़ फायर के बाद, या जिस तरह आपने देखा है कि मक्कार दुश्मन है, आपको याद होगा कि कारगिल की जंग में भी इसी तरह किया था। पहले ये बिल्कुल जो है मुज़ाकरात किए, सीज़ फायर हुई, जैसे पाकिस्तान ने उसके ऊपर अमल किया तो उसने फिर हमें वो क्या कहते हैं लूमड़ी की तरह जो है दोबारा उसके ऊपर हमारे ऊपर अटैक किया। तो इस तरह का वाक़या अब दोबारा नहीं होगा। अगर इसी तरह का वाक़या होगा तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ना सिर्फ रिटेलिएट करेगा बल्कि उसको इससे ज़्यादा अज़ीमत का सामना करना पड़ेगा भारत को। अभी तक जब हम सीज़ फायर की बात करते हैं तो सीज़ फायर का मतलब है कि अब हमारी जानिब से ना ही कोई अटैक होगा, ना ही कोई इस तरह का साइबर अटैक होगा, ना ही फ्लाई किस्म की कोई अटैक होगी, लेकिन हमने अपनी ये नहीं है कि हमने अपनी सरहदें छोड़ दी हैं या हमने सर्विलेंस जो है एयर में वो छोड़ दी है या हमारी नेवी जो है वो पीछे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी वो हिफाजत कर रहे हैं लेकिन हम कोई अटैक नहीं कर रहे। लेकिन अगर भारत ने दोबारा गलती की या दोबारा गलती करने की कोशिश की तो फिर उसका जो जवाब आएगा, पहले तो जिस तरह DGISPR कहते हैं कि पूरी दुनिया ने सुना है, अब तो फिर वो सिर्फ मीडिया पर देखें, अब तो वो उनको फिर नज़र आएगा, उसकी आवाज़ें जो है वो पूरी दुनिया तक जाएंगी। तो इसका मतलब यही है उनका कहने का कि भारत को सोचना चाहिए, अपनी जो पॉलिसी है उसकी एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी है और जो वो अपने आप को यहाँ पे समझता है कि मैं इस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क हूँ और मेरी हेजमनी कायम होगी, ऐसी बात नहीं है। जब आपने अगर किसी तरीके के साथ अगर आगे चलना चाहते हैं, कोई तमाम ममालिक हैं इस खिते में, बहुत से दूसरे ममालिक भी हैं। भारत ये चाह रहा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके वो अपनी हेजमनी मनवाए और जो उसके छोटे ममालिक हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, इस तरह जो दूसरे ममालिक हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके ऊपर अपनी दाग बैठा सके। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा होने नहीं दिया। और आपको रिजवान पता है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है इंतहाई प्रोफेशनल है और इसके साथ साथ आपने देखा है कि उनके जो टारगेट्स हैं और वो हमेशा इस तरह काम करते हैं कि आपने कभी देखा है कि जो डक है जब वो चल रही होती है पानी के ऊपर तो उसका सिर्फ दड़ नज़र आता है, उसके पैर क्या कर रहे होते हैं वो नज़र नहीं आते। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का तरीका वही है कि वो दुनिया को नज़र नहीं आ रहा था वो करते करते क्या है, लेकिन जब चीज़ें करते हैं, जब अटैक्स करते हैं तो फिर सारी दुनिया उसको मानना शुरू कर देती है। घुमन साहब, पाकिस्तान और भारत में कश्मीर की बात होगी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो इक़दाम किए कश्मीर के हवाले से, यकीनी तौर पर पहले वो इक़दाम वापस लेने होंगे, उनको नॉर्मलाइज करना होगा, जो कश्मीर का असल स्टेटस था उसको बहाल करना होगा, जिसके बाद ही बातचीत आगे बढ़ सकेगी। बिल्कुल, ये एक जो बुनियादी हक था कश्मीरियों का और जो उनका स्टेटस था, और कश्मीर का देखिए इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि भारत खुद UNO में इसे लेकर गया और ख़ुद ही एक उस पर डिसीजन लिया और फिर उस पर वो खड़ा नहीं रह पाया।
और उसको अपना अंदरूनी मामला करार देता है। और फिर ये कि जो जब से बीजेपी की हुकूमत ख़ासतौर पर मोदी रजीम आया है, ये तो उसको हड़प करना चाहते हैं। और जिस तरह DGISPR ने कहा, और ये पहले भी कई फोरम्स पे बात हो चुकी है कि डेमोग्राफिक जो चेंजेस हैं वो करना चाह रहे हैं, यानी आबादी के तनासुब से उसको तब्दील करना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं रिजवान साहब के मैं कोई सोशल मीडिया को भी फॉलो करता रहता हूं, तो सारे ही आजकल लोग करते हैं। तो मैं ये देख रहा था कि जो पहलगाम के वाक़े के बाद वो जो इंडियन मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स के जो नुमाइंदे थे वो उनके मुंह में अपनी बातें डालने की कोशिश करते थे, जो कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं ख़ास तौर पे। और उन्होंने जिस तरह लॉजिकल वो चाह ये रहे थे जो नुमाइंदे थे कि जी आप पाकिस्तान को बुरा भला कहें, तो वो आगे से ऐसी लॉजिकल और आर्गूमेंट की बेस पे अपना सवाल उठाते थे कि वो लाजवाब हो जाते थे। उनका बुनियादी मकसद, वो कहना ये चाहते थे कि जी आप पाकिस्तान को बुरा भला कहें, तो वो ये कहते थे कि भाई आपकी सिक्योरिटी किधर थी पहलगाम के मौके पे। तो लिहाजा मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे ये आपको बयान करना चाह रहा था कि जो कश्मीरियों के दिल हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, और एक सदियों का एक रिश्ता है आपस में। और उनका जो जिस तरीके के साथ पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों की पाकिस्तान किसी खेल के मैदान में कामयाब हो तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है, वहाँ पर उसी तरह से खुशियाँ सेलिब्रेट की जाती हैं। दीगर मौक़े हों जहाँ पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ हो, तो उसको वहाँ पर उतनी ही जोश व जज्बे के साथ, उतनी ही खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान का साथ तो जो दिल का रिश्ता है, जो खून का रिश्ता है, हज़रत कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। तो यही बात जनरल आसिम मुनीर ने कही ना, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके इज्तिमा से खिताब करते हुए ये कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई इंडिया को। तो भाई इस पे तो हमारे पाकिस्तानियों का ईमान है कि वो हमारी पाकिस्तान की, जब कायद-ए-आज़म ने कह दिया कि वो पाकिस्तान की शहरग है, तो हम भी उस पर, यानी अगर हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा तो हमने तो कायद-ए-आज़म की ही बात की। तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमारा बहुत सा जो हमारे दरियाओं का पानी है वो कश्मीर से आता है, और फिर ये कि हमारा मजहबी रिश्ता है, फिर ये कि हमारा ज़मीनी, और इससे इन सब से बढ़ के जब ये तकसीम हिंद की बात हुई थी 1947 में, उस वक्त मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल होने थे और ये तयशुदा फार्मूला था, लेकिन इसके बावजूद एक दफ़ा फिर मक्कारी का मुजाहरा किया और उसके मुताबिक कश्मीर पर कब्जा जमा लिया भारत ने। वो देखें जो एक्सेशन का सर्टिफिकेट, वो कहते हैं कि जी वो जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इंडिया को ख़त लिखा और वगैरह वगैरह। तो हमारे जो हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में, अब्दुल बासित साहब, एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, तो उन्होंने एक दफ़ा बताया था कि कोई ऐसा एक्सेशन सर्टिफिकेट आज तक किसी भी फोरम पे इंडिया दिखा नहीं सका, और उसको ये छुपा के रखते हैं। और देखिए मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं रिजवान, कि अगर इंडिया का मामला हल हो जाता है, और अगर आप पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब पढ़ें, तो ये मुख्तलिफ, और डॉक्टर मईद यूसुफ जो जिन्होंने अभी हालिया दिनों में भी पाकिस्तान का और साबिक़ हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा बड़े अच्छे तरीके के साथ लड़ा। उनमें जो आलमी फोरम्स पे जिस तरह हिना रबानी खार, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार साहब, और जो हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं ताउला तारड़ साहब, इन्होंने जिस तरीके के साथ मुकदमा लड़ा, और जिस तरह हमारे मीडिया के लोगों ने मुकदमा लड़ा, और उसमें ये शामिल है कि जो हमारी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत है उनकी, ये सारा एक जो सबकी काविशों से मिल के कश्मीर का जो मामला है उस पर वो दोबारा उजागर हुआ है। और उसमें जो अमरीकी सदर हैं उनको भी ये कहना पड़ा है कि जी हम इसके हल की तरफ जाएंगे और हम अपना रोल प्ले करेंगे जी। तो ये डेफिनेटली जो हालिया ये मामला हुए, इसमें इंडिया को, जो मैं बात कर रहा था कि इंडिया को ये समझने की ज़रूरत है, और जो खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने भी लिखा कि कई दफ़ा हम, और ये मोई यूसुफ ने भी कहा कि हम कई दफ़ा हल के बिल्कुल करीब आ गए दोनों ममालिक, और फिर कोई ऐसी हमारी बदकिस्मती हुई दोनों ममालिक की
तो वो मामला रस्से में ही उसमें रखना आ तो गया। अपने बहुत सारे गेन्स जो कि भारत की जानिब से अपने तो अगर गेन्स की वजह से या फिर कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं वहां पर रिजवान, जिससे अगर incentive देना चाहते हैं। रिजवान ये देखें कि अगर इंडिया एक बड़ी ताकत बनना चाहता है और खित्ते में वो अमन अपने हमसायों के साथ रखे बगैर और मसला कश्मीर हल किए बगैर उनका ये ख्वाब जो है वो पाए तकमील को कभी पूरा नहीं पहुंच होगा। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, सर कल जब न्यूज ब्रीफिंग हुई उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने जिस तरह से आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन पहले जहां गुफ्तगू ख़त्म की थी वहीं से शुरू करूंगा। स्कोर 6-0 और ये स्कोर बड़ा वाजे बर्तरी जाहिर करता है पाकिस्तान एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की, भारत की मुसल्लह अफवाज के अगेंस्ट। और पाकिस्तान ने जिस तरह से हर शोबे में उनको शिकस्त दी है, पाकिस्तान ने इसके बाद बहुत ही एक मैच्योर नेशन का, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक मंझी हुई अफवाज का, समझदार और प्रोफेशनल अफवाज का एक स्टेटस जो हासिल किया, उसका मुजाहरा भी किया कि हम अब दोबारा अगर जारियत की गई तो उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन अगर सीज फायर का मुआहदा हो जाता तो हम उसकी पासदारी करेंगे। इस रवैये से भारतीय अफवाज को या भारतीय हुकूमत को, भारतीय रियासत को सीखने की कितनी जरूरत है? देखें जी, पहले इस एपिसोड से पहले जो आम तासुर था वो ये था कि जो इंडियन एयरफोर्स है और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला क्या है। तो एनालिस्ट कहा करते थे, हमारे एनालिस्ट कहा करते थे कि मोर और लेस पैरिटी है और हम मैच करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर भी, साइबर के अंदर भी, जेट फाइटर यानी मशीन्स के हवाले से भी, और फिर उसके अंदर सेंसर सिस्टम और जो कोऑर्डिनेशन होती है सैटेलाइट सिस्टम से। लेकिन इस बैटल के बाद अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की कैप्शंस देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। एक ही कैप्शन आ रहा है कि साउथ एशिया के आसमानों पे हुक्मरानी फकत PAF की है। इसका मतलब ये है कि भारत, अभी हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि भारत ताकत अगर बनना चाहता है, भारत अभी ताकत बनेगा ही नहीं। याद रखें कि ये कम से कम 2 से 3 दहाइयां लगेंगी भारत को अपनी रेपुटेशन बहाल करने में, स्पेशली उसकी आर्मी के हवाले से। और मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहता हूँ। जी प्लीज। बहुत बड़ी डिबेट होती है 1971 के ऊपर। जनरल मानेक शाह ने इस पे बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की और पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी की उस वक्त भी जो फाइट थी उसका उन्होंने बड़ी तारीफ की है। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जो नैरेटिव बनाया जाता था और धोसा जाता था, और हमारे यहाँ भी कुछ क्रिटिक इस तरह से होती थी 1971 की वॉर के बाद, तो अब तक यानी 71 से लेकर अब तक जो नैरेटिव चल रहा था वो आपके सामने है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर उससे सारा दुश्मन की तारीफ के बावजूद जान नहीं छुड़ा पा रहे थे, तो ये जो एपिसोड हुआ है जिसमें हमने उनके की टारगेट्स को हिट किया है और हमने किसी ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं किया। आर्टिकल 51 जो यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक जो पाकिस्तान को हक हासिल था, उसके मुताबिक हमने जाके पिन पॉइंट करके जगहों को निशाना बनाया जहां से हमला आ रहा था, जहां से वायलेशन हुई थी। तो ये इससे भारत कभी भी अपनी जान नहीं छुड़ा पाएगा। पहला फैक्टर तो ये। दूसरा फैक्टर ये कि इसका बड़ा सीरियस फॉल आउट खुद भारत के अंदर हो रहा है। एक तो भारत का मीडिया एक्सपोज हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है, इसको हम साइड पे रखते हैं। लेकिन विद इन इंडिया जो अब सवालात उठाए जा रहे हैं, जो बड़े चैनल स्पेशली जी के ऊपर, कि ये जो आप बड़े चैनल थे आप झूठ बोलते रहे, उनके जो बड़े जो की इलीट्स हैं उन्होंने सिर्फ अपने चैनल्स देखकर जो ट्वीट्स की थी, उन्हें अपनी ट्वीट्स डिलीट करनी पड़ी। और फिर ऐसे चैनल जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिस्पेक्टेबल मेंबर्स के, रिस्पेक्टेबल जो ऑफिशियल्स हैं, जो एक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, उसके खिलाफ गलीज जबान का इस्तेमाल करना, और यहां तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ जबान इस्तेमाल करना, और फिर उसको डिलीट करना, उनको डिलीट करने पड़ना। तो हर लिहाज से भारत को बहुत ही सुबकी का सामना है। और मैं ये प्रिडिक्ट किए जा रहा हूं आपके सामने कि इसका जो सीरियस फॉल आउट है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट देखेंगे आप, और आप देखेंगे सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो क्राइसिस में चला गया है, और इसका असर उनकी पॉलिटिक्स, उनकी सोसाइटी में भी नजर आएगा।
और मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम के अंदर एक किताब कोट की है, एंड टू इंडिया, और ये खशवत सिंह साहब ने लिखी, 2003 के अंदर पब्लिश हुई। जो फैक्टर्स उन्होंने उसके अंदर आइडेंटिफाई किए हैं कि भारत को टूटने की तरफ ले जाएगा, वो आज फैक्टर्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं। तो ये भारत के ऊपर बहुत सीरियस जो फॉल आउट नजर आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर जो मैंने आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया, उसके अंदर एक और बहुत अहम फैक्टर है जिसकी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने इशारा दिया कि इस एपिसोड के अंदर, इस क्राइसिस के अंदर, या टैक्टिकल बैटल भी आप इसे कह सकते हैं, इसके अंदर हर मकतबा फिक्र, हर शोबे ने पाकिस्तानी फौज का साथ दिया, बल्कि साथ नहीं दिया, अपने अपने फ्रंट्स के ऊपर वॉरियर बन के उन्होंने जंग लड़ी। उन्होंने मीडिया का जिक्र किया, उन्होंने जवानों का जिक्र किया, उन्होंने आम पाकिस्तानियों का जिक्र किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सियासतदानों का और सियासी पार्टियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा सारी सियासी पार्टियों ने इस महाज पे एक फ्रंट लाइन पे खड़े होकर अपने अपने फील्ड के अंदर पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना उन्होंने जंग किए। तो पाकिस्तान पे एक पॉजिटिव उसके फॉल आउट हैं, और भारत के ऊपर नेगेटिव फॉल आउट हैं, इस और पे भी भारत आपका पहले कमेंट ही चाहूंगा। खित्ते एक में अपनी आइसोलेट। डॉक्टर साहब, एक अपनी असेसमेंट है कि भारत ने ये फॉल्स फ्लैग किया था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, लेकिन भारत उससे पहले साजिश कर रहा था, और उसका वो बरबला उनके एनालिस्ट, साबिक उनके एक्स सर्विसमैन जो है, वो दावा करते थे टीवी पे बैठ के कि हम पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की अफवाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस खलीज को ख़त्म किया पाकिस्तानी अवाम ने, मुसल्लह अफवाज ने, ऐसी खलीज पैदा करने की साजिश करने वालों को खुद मुंह की खानी पड़ रही है। इसमें जो अहम जो फैक्टर है ना रिजवान, वो हमारा नजरिया है। बज़ाहिर जो हमें खलीज नजर आ रही थी, जिस तरह हमारे एक मोहतरम मेहमान ने ये भी फरमाया, उन्होंने मिसाल दी डक की, कि डक का सिर्फ ऊपर बॉडी नजर आती है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा और पाँव क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चलता। और ये बहुत सारे एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि, बल्कि भारतीय जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने ये बात की, और मैं परवीन साहिनी को यहाँ पे कोट करूंगा, जिन्होंने कहा कि हमने बढ़के मारी, और फिर जंग के अंदर जो हमारी हालत हुई, और पाकिस्तान खामोश रहा, और ये तासुर देता रहा कि पाकिस्तान खामोश रहा, और हमने ये तासुर दिया पाकिस्तान का कि वो पाकिस्तान वीक है और पाकिस्तान इस पे खामोश रहा, लेकिन अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाता रहा। और आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास न प्रोफेशनलिज्म की कमी है, न महारत की कमी है, न उनके पास चाइना की वजह से स्पेयर पार्ट्स की कमी है, और वो चारों शाने चित करेगा भारत को। मैं, वो कह रहे थे कि मैंने पहले भी कहा था और वो साबित भी हुआ। फिर जो कश्मीर जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उजागर हुआ है, जो भारत कभी नहीं चाहता था, और किसी हद तक इंटरनेशनल मीडिया बायस भी था, लेकिन अब आप देखिए आपके जो डिप्लोमेट्स हैं, मैं स्पेशली हाई कमिश्नर फैसल का जिक्र करूंगा जो बरतानिया के अंदर तैनात हैं, जिस तरह से बीबीसी के ऊपर उन्होंने डिफेंड किया, स्काई न्यूज के ऊपर जो उन्होंने पाकिस्तानी बयानिए को लेके आगे चले कि जनाब ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया है, ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट या बयानिया नहीं है, और अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल में रिस्पॉन्सिबल रियासतों के ज़हीन अजहान बैठे होते हैं, तो ये उनका फैसला है, और उनका फैसला ये है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। और मैं यहाँ पे गांधी को कोट करना चाहूंगा, जिस वक्त कॉलोनियल राज था बरतानिया का सब कॉन्टिनेंट में, तो गांधी जो मुख्तलिफ तहरीक चला रहे थे उसमें उन्होंने एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग यानी भारत सब कॉन्टिनेंट के लोग ब्रिटिश राज को अपना ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहते, उनकी राज को तस्लीम नहीं करते, अब उनकी लीडरशिप को तस्लीम नहीं करते, तो दुनिया की कोई ताकत इसको हमसे तस्लीम नहीं करवा सकती। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि जब कश्मीर के लोग तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं, तो आप जबरदस्ती वहां जाके अपना रूल तैनात करें। और फिर यही बात उनके की ऑफिशियल्स ने, यानी मिलिट्री लीडरशिप ने, जिनको बाद में उतार दिया गया, सजा दी गई, गिरफ्तार किया गया, उनके नाम आपके सामने हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल एम वी कुमार हो, या लेफ्टिनेंट जनरल डी एस राणा हो, या वाइस एयर चीफ पशवारकर हो, उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में हम जंग नहीं जीत पाएंगे, और ये टाइम नहीं, हम तैयार नहीं है जंग के लिए।
तो कहने का मकसद ये 80 बरस कि तो हो गए डॉक्टर साहब, वहां पर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जिंदगी अजीरन होती जा रही है, लोगों के पास बुनियादी हुकूक नहीं है। भारत में कुछ भी फॉल्स फ्लैग होता है तो उसके बाद कश्मीरियों के घरों को मिसमार किया जाता है। वापस आऊंगा आपकी तरफ। बाबर गौरसी साहब, वाइस एडमिरल रब नवाज साहब ने पाकिस्तान की बहरिया की तैयारियों के हवाले से भी और जो एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया जब INS विक्रांत की हरकत हुई, थोड़ी सी मूवमेंट हुई और भारत ने कोशिश की कि शायद वो कराची को डिस्टर्ब करेगा तो और या फिर वो सर्वेलेंस के लिए अपना जहाज़ भेजा P-81, उसको भी न सिर्फ उन्होंने मॉनिटर किया बल्कि उसको भागने पर मजबूर भी किया। पाकिस्तान बहरिया की तैयारियों के हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज हम अपने नाजरीन के साथ क्रेडिट शेयर करें जो उनकी तैयारियों का रहा है। हाँ बिल्कुल रिजवान, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने तमाम तैयारियां की हुई थी, लेकिन भारत जो है ना उसको जब सुबकी हुई फ़ज़ाइया से तो वो बहरिया की जानिब आना नहीं चाहता था। जिस तरह आपने कहा कि कुछ उन्होंने कोशिश की लेकिन हमारी जो बहरिया थी उन्होंने उसका जो कोशिश थी नाकाम बना दी। अभी आप देखेंगे उनके जो सोशल मीडिया था उसने कहा जी हमने कराची कैप्चर कर लिया है, कराची को ये हो गया है सारा कुछ। तो उस वक्त जो है उनको ये समझ नहीं आती थी कि कराची आने के लिए आपको समंदर के ज़रिए पहले बहरिया को क्रॉस करना होगा और उसके बाद आना होगा। अब जब हम बहरिया की बात करते हैं तो बहरिया जो है हमारी बहुत ही इक्विप्ड है और जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास, जदीद हमारे पास जहाज़ हैं, आबदोज़ें हैं और उनका जो है वो हमारी टेस्टेड है। हमारी इंडिया की तरह ये नहीं है कि वहाँ पे खड़ी की हो या नहीं, हमारी टेस्टेड है और जो दुनिया की बेहतरीन आबदोज़ें हैं उनमें हमारा शुमार होता है। और चूँकि बहरिया की जो जंग होती है, चूँकि हमारा साहिल जो है उनके साथ यकीनन लगता है, तो एंड पे जो है वो जो जिस तरह मोस्ट कोशिश जो हमारी पाकिस्तान की और इंडिया की जो है, जो इंडिया कोशिश करता है वो फ़ज़ाई तरीके से, या आप देखते हैं कि LOC के ऊपर अटैक्स करता है, तो इस साइड को वो थोड़ा वो करता है, कम करता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसको बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि चीज़ें करनी पड़ती है और उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये तमाम चीज़ें करे। और दूसरा ये था कि 2 महाज़ों से तो वो उसको सुबकी हो चुकी थी, तो अब वो तीसरा महाज़ खोलना नहीं चाहता था। तो इसलिए जो आपने देखा है कि जो प्रेस टॉक की और राजा रब नवाज जो एडमिरल है उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हमारी मुकम्मल तैयारी थी और हम लम्हा ब लम्हा जो है सूरत हाल से आगाह थे, हम सर्वेलेंस भी कर रहे थे, हमारा रेडार सिस्टम भी जो है वो काम कर रहा था। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने जो पूरा जो हमारी जितनी सरहद थी उसके ऊपर हम ना सिर्फ समुद्री तरीके से जो हमारे छोटे कश्तियों के ज़रिए और इसके साथ साथ जहाज़ों के लिए जो इस्तेमाल है उनके ज़रिए भी कर रहे थे और बाई एयर भी हम अपने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी ये तमाम चीज़ें कर रहे थे। तो इसलिए बात ये है कि जो हमारी तीनों मुसल्लह अफ़वाज और बहरिया जो है वो बिल्कुल एक्टिव थे, चौकन्ने थे कि कहीं से भी कोई बात आई होगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। जी गुमन साहब, पाकिस्तान बहरिया की इसी तैयारी की वजह से पाकिस्तान की पोर्ट्स पर ऑपरेशनल डिस्टर्ब नहीं हुए, और जो ऑपरेशन थे रेगुलर ऑपरेशंस वो डिस्टर्ब नहीं हुए थे। गो के पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को भारतीय जारहीत की वजह से कुछ देर के लिए बंद ज़रूर करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान की पोर्ट्स के ज़रिए, बंदरगाहों के ज़रिए ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ थी वो जारी रही। अच्छा रिजवान साहब, पाकिस्तान ने, जैसा कि हम सारे शुरका ये बात कर रहे हैं बार बार, कि पाकिस्तान ने तमाम फ्रंट्स पे इंतहाई स्मार्टली मूव किया। जी आप ये देखें कि जो फ़ज़ाई हदूद थी वो हम मर्ज़ी अपनी से बंद करते रहे और मर्ज़ी से खोलते रहे, जिसको बाद जो बाज़ भारतीय अस्करी माहिरीन हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने इसको एक डाल के तौर पर इस्तेमाल किया। अच्छा, तो हमने किया, ये हमारा हक था। अच्छा, जो बहरिया की बात ये है कि मैंने बहुत डिटेल के साथ जो 1965 की वार है उसमें पढ़ा है, उसमें जो हमारी बहरिया का रोल था उस वक्त की फ़ज़ाइया और बरी फ़ौज का तो रोल था ही था, लेकिन जो बहरिया का रोल था वो भी बहुत काबिल सताइश था। और अभी जो उतना मौजू हमारा गुफ्तगू का नहीं रहा हमारे सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबारात या इंटरनेशनल मीडिया का, बहरिया का देखें जो भारत ने जुर्रत ही नहीं की। अगर आप थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो जिस तरीके के साथ इंडियन मीडिया पे कराची पे हमले के हवाले से बातें फैलाई गई और जिस तरीके के साथ उन्होंने हाइप क्रिएट की, उसका उनको जो उनकी बहरिया थी या उनकी जो अफवाज थी उनको ये पूरी तरह अदराक था कि अगर हमने बहरिया की तरफ गए, हम अगर फ़र्द करें कोई इक्विपमेंट के हवाले से कहीं से हम थोड़े से कमज़ोर फ़र्द करे हों, पहली बात तो ये कि हम हैं नहीं, तो उनको हमारी जो स्किल्ड जो हमारे ऑफिशल्स हैं, जो बहरिया के नौजवान हैं,
वो इतने प्रोफेशनल हैं कि उनको उससे एक ये पहलू भी है कि उनको जरूरत ही नहीं हुई आने की। बिल्कुल, उनको जरूरत ही नहीं हुई, हमारी तैयारी ऐसी थी। और दूसरा, वो जिस तरह एडमिरल राब नवाज कह रहे थे कि हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन थी एयरफोर्स के साथ और मुसल्लह अफवाज के साथ, और ये कि मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा रोल है, वो खामोश रोल है जिसको तारीख याद करेगी, जो पाकिस्तान बहरिया ने रोल प्ले किया। बिल्कुल सही। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमने डिफरेंस देखा गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ ब्रीफिंग में, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की न्यूज़ ब्रीफिंग थी और एक तरफ भारतीय अफवाज की जानिब से एक न्यूज़ ब्रीफिंग की गई और उसमें सवालों के जवाब नहीं दिए गए। बॉडी लैंग्वेज से क्या पैगाम मिलता है? पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचा है और पूरी दुनिया समझ भी गई है, जान भी गई है। आप क्या कहिएगा? मैं जनाब इस पे पहला तो जुमला ये कहूँगा, रिजवान, आपने जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हैं उसमें एक कार्टून छाया हुआ है, आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान को दिखाया है जो कि बहुत ही गुस्से की हालत में है, और दूसरी तरफ भारत को दिखाया हुआ है जिसे घोंसा लगा हुआ है, उसकी आंख सूजी हुई है। तो दुनिया को पता है कि इस वक्त क्या है। और जो बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की, ये न फकत ये कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप, बल्कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने तो टैसिटली और हिडनली उसको एक्सेप्ट किया। ओपनली इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें पता था कि अवाम ने क्या उनके रिएक्शन दिखाना है। डीजीएमओ साहब ने उनके बताया, जब उनसे पूछा गया कि आपके कितने प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको टारगेट किया गया और वो ज़ाया हुए हैं, तो उन्होंने कहा नंबर इस वक्त बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एडवर्सरी को फायदा देगा। तो इसका मतलब उन्होंने तस्लीम किया जो हमने उनके 6 फाइटर जेट, बता दिए ना, 26 से ज्यादा नंबर है वो। जी एग्जैक्टली वो बिल्कुल आपने बजा फरमाया। तो बॉडी लैंग्वेज न फकत उनकी, अब मैं पूछ रहा हूँ मोदी साहब कितने, बाय द वे, जो इलेक्शंस में इधर उधर जा रहे थे और बड़े जोश दिखा रहे थे, मोदी साहब की भी बॉडी लैंग्वेज हम देखें ना, वो कहाँ है। इसके अलावा न फकत ये, बल्कि वो जो उनके जर्नलिस्ट हैं उनकी भी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी मीडिया के ऊपर, किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं। पाकिस्तान नेवल फोर्स के ऊपर मैं ये कहूँगा कि जो हमारी डीजल जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और सबमरीन्स हैं, वो डिटरेंस के लिए तैयार हैं, और उनके साथ जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का कम्बिनेशन है वो इतना लीथल था कि अगर ये विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर अगर जुर्रत करता, जो कि रस्टी है नीचे से सारा और उसमें सुराख पड़ गए हैं, जो कि दूसरी जंग अजीम के वक्त का एक पुराना जहाज जिसे पेंट शेंट करके नया बना के लेकर आए थे, ये भी जाया हो जाना था और तारीख लिखी जाती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बाबर गौरसी आपका बहुत शुक्रिया। अकमल शहजाद घुमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारी ये खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताला ने हमें फतह से हमकिनार किया है। हम सलाम पेश करते हैं अपने उन तमाम जवानों को, तमाम जर्री जवानों को जो फ़िज़ाओं में पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, जो ज़मीन पर हिफाजत करते हैं और बहरी महाजों पर हिफाजत करते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम जवानों जिन्होंने इस दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उन तमाम माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने बेटों को अपनी आंखों के सामने खुद रवाना किया इस वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सलाम है इस पूरी कौम को जिसने भारत की जारयत के खिलाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार का किरदार अदा किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।